है नहीं। ये मीर साहब का घर है और मुन्ने भाई वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे। उनका परिवार आजकल लखनऊ में रहता है, हम लोगों के संपर्क में है। लतीफ़ भाई भी रहे, सभी तीनों भाई का इंतकाल हो गया है। साथियों, यही है बचाना। अब कोई रह नहीं रहा था, छोटे भाई के परिवार रहता था, अभी आजकल रहता नहीं रहता यहाँ पर है ना? हाँ, लतीफ़ भाई के तो उन्हीं का परिवार अकेले रहता है। तो इसी को बचाना कहते हैं। अभी अल्लामा सैयद राशिद मदनी साहब कह रहे थे कि संविधान को बचाने की बात तो आज अखिलेश जी भी करते हैं, राहुल जी भी करते हैं, और संविधान को बचाने के नाम पर सभी समाज से वोट लेते हैं। तो बचाने का मतलब मुसलमान नहीं जानता। बचाने का मतलब समझ रहे हैं नहीं कि संविधान जो कागज़ पर लिखा उसको फाड़ना नहीं है बचाना, जो लिखा है उसको बदला न जाए ये बचाना है। क्योंकि संविधान में बिना मज़हब, बिना जात बिरादरी, बिना अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान सबको बराबर का अख्तियार दिया गया है। किसी को भेदभाव नहीं किया गया है। और जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, जो बिरादरियां कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। आरक्षण का इंतज़ाम किया है कि वो लोग तरक्की कर जाएं, उसका समाज तरक्की कर जाए। मगर जो छुआछूत भी रहा, पिछड़े रहे और छुआछूत भी रहे, उनको अनुसूचित जात का आरक्षण दिया गया और उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं। जितनी आबादी होगी उतना आरक्षण मिल जाएगा। जो वो देश का बजट होगा, वो बजट में उतना हिस्सा उनके लिए रिजर्व हो जाएगा, उन्हीं पर खर्च होगा। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री होगी, पढ़ने में उनके लिए आरक्षण रहेगा, उनकी आबादी के बराबर हिस्सेदारी बनेगी, नौकरी में बनेगी, हर जगह उनकी तरक्की रहेगी। पैसा, खाने की व्यवस्था रहेगी, किताब की व्यवस्था रहेगी, घर की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी। सबकी व्यवस्था सबसे पहले अनुसूचित जात की होगी। और वो सबसे कमज़ोर रहेंगे तो वो कंपटीशन में अपने ही लोगों से कंपटीशन करेंगे। बात समझे ना? वो ब्राह्मण क्षत्रिय से, यादव से, कुर्मी से नहीं कंपटीशन करेंगे। मगर जिस संविधान को बचाने की बात कर रही है कांग्रेस सरकार ने 10 अगस्त 1950 को, मुसलमान नहीं जानता, मुसलमान ये बात नहीं जानता जो मैं बताने जा रहा हूँ। 2008 से पहले भी मेरी एक पार्टी थी। जानते कौन पार्टी? डॉक्टर मरीज पार्टी है नहीं। मैं राजनीति में कभी नहीं रहा, तो खाली डॉक्टरी करते थे और मरीज देखते थे, है कि नहीं? एक के अलावा कोई मतलब नहीं था। न कहीं भाषण सुनने जाते थे, न कहीं किसी से मिलने जाते थे। तो हमारी एक पार्टी, अगर डॉक्टर मरीज ही पार्टी रह गई होती तो मैं ये सब नहीं जानता। फिर ये नहीं जानता कि मुसलमानों को क्या परेशानी है नहीं? दलित भाइयों को क्या परेशानी है, पिछड़े भाइयों को क्या परेशानी है, कौन समाज कमज़ोर है, कौन सी जात बिरादरी है, मुझे कुछ पता नहीं था। सिर्फ पता था कि ये आए हैं तो इनको कौन सी बीमारी है और क्या इलाज है कि नहीं है।
तो यही मैं कह रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी थी। मगर 2008 में जब ये समझा, जैसे आपको समझाया जा रहा है ना, तो हमें समझा दो चीज़ें बिल्कुल साफ है। एक साफ है कि हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना भी है। तो रब ने, अल्लाह ने जो भी चीज़ हमें दिया है उस सब का हिसाब किताब होगा, है ना। हमें दौलत बहुत दिया था, आप जानते ही हो, नज़दीक के आदमी हो। शोहरत बहुत दिया था, क्यों, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना, है ना। कोई दौलत शोहरत में कोई मुकाबले में नहीं था आसपास के इलाके में। तो हमें उस दौलत और शोहरत का भी तो हिसाब देना पड़ेगा, है नहीं। अगर समाज के कुछ लोग बहुत कमज़ोर हैं, समाज मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी लोग, और मैं अपने में मस्त रहूं, तो ये बात हिसाब देना पड़ेगा ना हमें। और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मज़हब के नाम पर, ज़ात बिरादरी के नाम पर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो हमने सोचा है कि ये जुल्म जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति और सत्ता की वजह से हो रहा है। तो जो बीमारी है, जो बीमारी है, अगर राजनीति की वजह से बीमारी है तो राजनीति इसका हल है। तो जब तक राजनीति चमार भाई नहीं किए थे, यादव नहीं किए थे, राजभर नहीं किए थे, निषाद नहीं किए थे, कुर्मी नहीं किए थे, चौहान नहीं किए थे, सारी बिरादरी राजनीति नहीं की थी, जब तक ये राजनीति नहीं किए थे तब तक इनकी हालत मुस्लिम समाज से भी बहुत बदतर थी। क्यों, गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई, है नहीं। और जितने समाज का नाम हमने लिया, अगर सबको जोड़ लिया जाए तो मुस्लिम समाज की संख्या उनसे ज़्यादा है, सारे जोड़ से ज़्यादा है। तो उन लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि अगर राजनीति में आए, हुकूमत हासिल की, तो सबके साथ इंसाफ करते संविधान के हिसाब से। मगर उन्होंने सिर्फ अपने बिरादरी को, अपने समाज को किया और दूसरे के साथ जुल्म किया, दूसरे को इंसाफ नहीं किया, उनका हिस्सा ले लिया। तो मुझे लगा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि जितने कमज़ोर लोग हों, चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात बिरादरी का हो, किसी मसलक का हो, सबको इंसाफ दिलाना हमारा काम है। यही तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया कि मेरे रब ने कहा, जो भाई धूप में हो इधर आ जाए, छाँव में आ जाए, है नहीं। अगर धूप पसंद हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो इधर आ जाए। है कुर्सी बहुत आगे खाली है भैया, आगे खाली, कुर्सी आगे खाली है। इन्होंने कहा आगे आ जाओ भैया, यहाँ खाली, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि एक मजहब के मानने वाले हो, एक नबी के मानने वाले, तुम बेहतरीन हो। वह इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, सबके साथ इंसाफ करते हो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ सिर्फ करते हो, ये नहीं कहा। हमारे नबी रहमत सारे इंसानों के लिए थे, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। कुरान सारे इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मेरा रब सारी जहानों का मालिक है, सिर्फ मुसलमान का नहीं। तो ये कुछ सिर्फ मुसलमान की बात समझते होंगे तो गलत समझते हैं। मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मगर जितने भी लोग सरकार में आए, सब ने कमज़ोर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, उनके साथ जुल्म किया। तो मैं कह रहा था संविधान का बचाने का, जो संविधान बचाने का नारा आज दे रहे हैं, गौर से सुनिएगा,
10 अगस्त 1950 में उसी कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले संविधान का धज्जियां उड़ाई। उसी वक्त में हमारा संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये पहला, ये बुनियादी हक है, ये बदलेगा नहीं। मगर 10 अगस्त 1950 में कांग्रेस की सरकार ने कहा सिर्फ हिंदू दलित को अनुसूचित जात का आरक्षण मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, 10 अगस्त 1950 में उन्होंने मजहब के बुनियाद पर अनुसूचित जात का आरक्षण कर दिया और सबको और दूसरे मजहब के मानने वाले को बराबर हो गया। अगर धोबी मुसलमान है तो अनुसूचित जात का उसको नहीं फायदा मिलेगा। अगर हलालखोर है नहीं मिलेगा, अगर जुलाहा है तो नहीं मिलेगा, अगर जुलाहा हिंदू है तो उसे अनुसूचित जात का फायदा मिलेगा। उन्होंने सिखों को 1956 में दे दिया, फिर उसी सरकार ने, और 1990 में बुद्धिस्ट को दे दिया। मगर ईसाई दलित और मुसलमान दलित अभी भी अनुसूचित जात से बाहर हैं। तो 4 बार इन्होंने संविधान को बदला है। जो बुनियादी वसूल है संविधान का, जो आज संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ और ईसाई समाज के साथ, दलितों के साथ, और आज 2019 में संविधान के साथ खिलवाड़ भाजपा ने जब किया, CAA लागू किया। सी जानते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब यह हुआ नागरिकता संशोधन बिल। इस देश का कानून है कि जो इस देश की धरती पर पैदा होगा, ये हमारा संविधान रहा है, वो इस देश का नागरिक होगा, चाहे किसी मजहब का हो। मेरी बात समझे आप? मगर 2019 में इसको कहा कि ये नहीं होगा, बदल दिया है, कानून हो गया है। और वो हो गया है कि मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है। डॉक्टर अयूब को साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। और कानून क्या लगाया कि कोई पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बर्थ प्रमाण पत्र, आपका वो इलेक्शन कार्ड, कोई पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। उनके सरकार के अधिकारी ये फैसला करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो। अब हमें बताओ, जब मुसलमानों को, इस देश के पूरे मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश हुई और संविधान का ये तोड़ा गया, बर्बाद किया गया, बदला गया, तब अखिलेश जी और मायावती जी और राहुल जी कहाँ थे? बताओ मुझे आप। और आपको मालूम है कि भाजपा की ताकत नहीं थी बदल दे संविधान को। कांग्रेस के मुसलमान एमपी, सपा के मुसलमान एमपी, बसपा के मुसलमान एमपी, इन लोगों ने इसे पास कराया। किसने? जो कहते हैं संविधान बदलने की बात, बहुत सारे गूगल पे लोग हैं, नोट कर लें कि सपा बसपा 4 राज्यसभा में 4 मुसलमान एमपी सपा के थे और 4 मुसलमान एमपी बसपा के थे, और चारों वॉकआउट कर गए, सदन से चुनाव के वक्त बाहर चले गए वोट जब पड़ा। अगर ये खिलाफ में वोट दे देते तो ये बिल नहीं पास होता, ये कानून नहीं बनता, क्योंकि वो मातहत थे अपने नेता के।
नेता कहा कि बाहर आ जाओ, खिलाफ में मत वोट देना। जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं, जब आपके सर पर तलवार लटक रही थी तब उन्होंने संविधान बचाने की बात नहीं की। जब उन्हें अपने वोट की जरूरत पड़ी, अपने सत्ता की जरूरत पड़ी, जब भाजपा सत्ता पर कब्जा कर रही है तो उन्हें संविधान का याद आ रहा है। जब मुसलमानों को अनुसूचित जात का आरक्षण देना था, जो 40% मुसलमान है, तो संविधान का याद कांग्रेस को, सपा को, बसपा को नहीं है। मेरी बात समझे भैया? हाँ, और हम उन्हीं की हिमायत कर रहे हैं। जो हमारे साथ साजिश कर रहा है, हमारा गला काट रहा है, हमारे साथ ही धोखा दे रहा है, हम उसी के पीछे चल रहे हैं, उसी को वोट दे रहे हैं। हम उसी को तो वोट दे रहे हैं भाई। हाँ? जो हमारे नस्लों को खत्म करने की साजिश कर रहा है और उसी को हम ताकत दिए जा रहे हैं कि तुम और मजबूत रहो। मेरी बात आप समझ रहे हो? हाँ? इसीलिए मेरे रब ने कहा कि अपने में से अपना नेता चुनो। भैया, आपके घर का मालिक अगर आपके पड़ोसी को बना दिया जाए, पैसा वैसा सब उसके पास रहे और वो खर्च करे आपके परिवार के लिए, तो ये बताओ वो पैसा लेके अपने लिए खर्च करेगा कि तुम्हारे लिए जरूरत के लिए खर्च करेगा? अपने लिए। तो हम अपनी ताकत जो दूसरे को देते आ रहे हैं तो वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा कि तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेगा? वो तो कहेगा तुम लटके रहो, मरते रहो, ताकि तुम मजबूर, लाचार, बेबस को पढ़ाई लेके भीख मांगते रहो। तुम मांगो नहीं, कुछ है नहीं। मेरी बात को समझ में आ रही भाई कि नहीं? हाँ, बात सही है नहीं? एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है, मैं उनको भी भाई, हमारे भाई हैं, वो बेचारे हमसे ज़्यादा मुगालते में, जो बहुत बड़े बड़े नेता विधायक हैं। अरे मैं भी विधायक रहा हूँ भाई, उनकी हैसियत देखा हूँ मैं। वहाँ बैठ करके मुसलमान कहला नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हो आप? उनकी इतनी हैसियत है कि बोल नहीं सकते साहब, कहलाने की बड़ी दूर बात है। मैं एक मिसाल देके समाजवादी पार्टी के भाइयों से कहूँगा, वो नेता आजम खां से बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ? क्यों भाई? सरकार जब रही तो कहा जाता था कि मुलायम सिंह के बाद सबसे ताकतवर नेता आजम खां है ना? कुछ गलत नहीं कर रहा भाई? अखिलेश यादव सरकार में रहे तो अखिलेश यादव के बाद सबसे बड़ा ताकतवर नेता आजम खां। ठीक है भाई, मैं मान लिया। पूरा परिवार जेल में है, एक बार भी अखिलेश यादव जी जेल में नहीं गए मिलने। उनकी सदस्यता खत्म हो गई। भैंस चोरी का, मुर्गी चोरी का, अपहरण का सारा मुकदमा लिखा जा रहा है नहीं? समाजवादी पार्टी कभी सड़क पर उतर करके उसका विरोध किया? हाँ? क्यों भैया? अगर अखिलेश यादव का पूरा परिवार अगर जेल में डाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी कि नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? आज शिवपाल यादव को अगर बंद कर दिया जाए तो पूरे खानदान को बंद कर दिया जाए तो? अरे एक मामूली सा उनका एक कार्यकर्ता अगर जेल में बंद हो जाए तो अखिलेश जी उसके घर पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते हैं? बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अरे बेचारा एक कोई सभासद बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है तो ऐसा मुसलमानों पर रोब जमाता है कि लगता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है। और उन सभी की औकात हमने देख ली है, तो हमारे सामने आके कोई बात करे ना, है नहीं? मिल तो लो अपने नेता से। और बड़ा नेता है
तो सपा के मंच पर आज मुसलमानों के बारे में बात कर लेना, मुसलमान का नाम तो ले ले। क्यों भाई? मार के धक्का जूता से बाहर कर देंगे, उतार देंगे मंच से। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी औकात है कि अगर सपा के मंच पर जो नेता बनता है, सपा के मंच पर खड़ा होकर मुसलमान नाम ले ले, मुसलमानों की कोई बात कर दे तो लात मार के मंच से बाहर कर दिया जाएगा। बड़े बड़े मंत्री को हमने देखा है विधानसभा में, आजम खान की हैसियत नहीं थी कि मुसलमानों के लिए एक लफ्ज बोल सके। मेरी बात समझ रहे हो भैया ना? तो जो सपा बसपा कांग्रेस के मुसलमान हैं वो डॉक्टर अयूब को सिर्फ आदित्यनाथ का दोस्त बताते हैं। बताते नहीं बताते भाई? और पीस पार्टी को भाजपा का एजेंट बताते हैं, है कि नहीं है? इतनी उनकी हैसियत है। जितनी ताकत है सीना दिखाना है मुसलमान को दिखा लें। अगर बसपा में है तो कोई चमार से छोटा जो बेचारा खाने का ठिकाना नहीं रहेगा उसको सलाम करेंगे, है नहीं? जो दूध बेचता है यादव उसके पीछे पीछे घूमेंगे। उनकी औकात उतनी है। तो बता दीजिएगा कि ऐसे सपा के नेताओं को, मंत्रियों को जो मुसलमान है, हमने उनकी औकात बड़ी देखी है। और औकात दिखाना ना तो अपने पार्टी के मंच पर दिखा लेना औकात, तो उन्हें औकात समझ में आएगी, है नहीं? तो सर यही मैं तब मिसाल में क्या कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम सरकार अगर आ जाएंगे, मुसलमान वोट दे, उसे शक था कि शायद बसपा में चला जाए मुसलमान, तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे सारी नौकरी में और सारी शिक्षण संस्थाओं में। किसी भाई को अगर समझना होगा तो गूगल पर डाले और उनके मैनिफेस्टो को देख ले। उन्होंने हर जगह प्रचार भी किया, मगर 5 साल तक मैं विधानसभा में अखिलेश जी से पूछता रहा कि भाई मुसलमानों को 18% आरक्षण कब मिलेगा, कब नौकरी 18% मिलेगी। उन्होंने 5 साल तक जवाब दिया कि सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। अभी सरकार विचार भी नहीं कर रही है। 5 साल तक जिसका वादा किया था मुसलमान से, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। मर्यादों भाइयों को चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक 50% नौकरियां दी। मेरी बात समझ में आई? उर्दू टीचर भी रहे, उसमें भी 25% लोगों को, यादों को भरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100 वोट यादव भाइयों ने दिया होगा 2012 में समाजवादी पार्टी को, तो कम से कम 200 वोट से ज्यादा मुस्लिम समाज ने दिया था। क्यों गलत कर रहा हूं भाई? गलत कर रहा हूं? और अगर जितने मुसलमान विधायक यादव थे, उसके दूने, जितने यादव विधायक थे उसके दूने मुसलमान विधायक भी थे। जितने यादव मंत्री थे उसके दूने मुसलमान मंत्री भी थे। अगर विधायक मुसलमान अपना समर्थन सपा से छीन लेते, हटा लेते, तो सपा की सरकार गिर जाती। कहने का मेरा मतलब ये है कि नेता चुनना, हमारे रब ने कहा, नबी का तरीका, अपने में से नेता चुनो। तो नेता दूसरा था यादव समाज का। मुसलमान वोट से सरकार बनी, मुसलमान विधायकों से समर्थन से सरकार बनी, मुसलमान को 18% आरक्षण देने की भी बात कही, मगर मुसलमान को 2% भी नहीं दिया। और 7% यादव भाइयों को 50% से ज़्यादा दिया और 25% मुसलमान को 2% भी नहीं दिया। ये है बेईमानी। मैं भी विधायक था,
किसी भाई को अगर समझ होगा पूछ लीजिएगा। खलीलाबाद से मैं विधायक था 5 साल, मेरे पास जो ताकत थी हमने यादव भाइयों को उतनी हिस्सेदारी दी, चमार भाइयों को भी दी, राजभर भाइयों को दी, मुस्लिम भाइयों को दी, जितनी हिस्सेदारी थी उनके घर तक हमने पहुंचाने का काम किया। अगर हम सरकार में भी होंगे तो मज़हब के नाम पर, ज़ात बिरादरी के नाम पर इंशाअल्लाह भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हम धर्म और जात के आधार पर, मसलक के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो हम मुसलमान नहीं होते। इसका भी हिसाब रब मुझसे लेगा, है नहीं? यही कहने हम आपसे आए हैं। तो हमने न तो अपने रब की बात मानी, न अपने नबी की बात मानी, और न वो बात मानी जैसे कौम तरक्की की। हम आज भी दूसरे के पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं। जो हमारे ही साथ जुल्म कर रहा है, हमारे साथ साजिश कर रहा है, हम उसी को वोट दे रहे हैं। तो जालिमों में हम शामिल हुए कि नहीं, अगर हम उसके साथ मदद कर रहे हैं तो। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी भी पार्टी डॉक्टर मरीज पार्टी रहती तो हमें ये पता नहीं होता ना, है कि नहीं है? तब पीस पार्टी 2008 में बनी तो हमने इस पर काम करना, सोचना, समझना शुरू किया। तब इतनी समझ हमें आई। मुसलमान चाय खाने पर पूरा दिन बहस तो करता है मगर अपने बारे में नहीं सोचता। वो वहाँ बताता कि कौन सरकार बना लिया, वो सरकार बिगड़ गई, उधर हो गया, पूरे दुनिया की बात करता है मगर अपने बारे में नहीं सोचता। यही हमारे में कमी है। हम अगर अपने लिए करेंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा। हम अपने में से नेता चुनेंगे तभी फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग सब आए, हमें अपने बीच बात करने का आप सभी ने मौका दिया। आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात कहीं पे ख़त्म करूँगा।